वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 30 दिसंबर 2020 है, दिन है वेंसडे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे वॉल्ट डिज्नी के एक कोट के साथ। व्हेन यू आर क्यूरियस यू फाइंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू। आप कभी भी बोर नहीं होंगे, राइट। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, या फिर क्यूरियोसिटी आपने शब्द सुना होगा। तो जिज्ञासा जो है उसको सबसे बड़ा वरदान कहा गया है। ये एक प्रकार का फ्यूल है, राइट। आप कभी भी थकेंगे नहीं। आपका इंटरेस्ट जो है, आपका पैशन जो है, वो कभी कम नहीं होगा जब आप जिज्ञासु या फिर क्यूरियस होते हैं। सोचिएगा इसके बारे में डियर फ्रेंड्स। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कोविड-19, पाकिस्तान का पॉलिटिक्स, सप्लाई चेन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट पॉलिसी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करने वाले हैं। गुड न्यूज़ है, हमारे ईयर एंड सेल जो हैं वो फ़िलहाल चल रहे हैं। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज़ के ऊपर बहुत अच्छा, बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर विजिट करें, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है डियर फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। Caution pays. On the threshold of a new year, the COVID-19 pandemic no longer seems terrifying to many as overall cases maintain a downward trajectory and a massive vaccination program is set to roll out. ये एक अच्छी बात भी है और एक चिंता का विषय भी है। अच्छी बात यह है कि हर एक जगह पर हमारे देश के आंकड़ों के बारे में हम कल बात कर रहे थे, तो नंबर्स जो हैं, मृत्यु के नंबर्स, डेथ के नंबर्स और ओवरऑल केसेस के नंबर्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब भी थोड़ा बहुत अचीवमेंट हम हासिल करते हैं तब हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन कोविड-19 के साथ ये हम नहीं कर सकते। इसकी एक बहुत बड़ी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। यूरोप में क्या हुआ, यूएसए में क्या हुआ, उससे एक बहुत बड़ा लेसन हम सीख सकते हैं। जर्मनी, यूके, फिर फ्रांस हैं, राइट, दूसरे जो वहाँ के देश हैं, तो वहाँ पर जैसे नंबर्स ड्रॉप हुए तो वहाँ पर पब्स जो हैं वो खुल गए। अगर मैं यूके की बात करूँ तो यूके में वन ऑफ द मेन रीज़न जो बताया जाता है लोगों के द्वारा तो यही है कि पब को छूट दी गई। पब यानी कि एक प्रकार के बार्स। तो वहाँ पर लोग, वहाँ का एक सोशल कल्चर है, लोग जो हैं वो पब में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो इसकी वजह से कोविड-19 जो है वो फिर से स्प्रेड हुआ, और जो सेकंड वेव है उसको काफ़ी ख़तरनाक भी माना जाता है। अभी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा एक हॉट टॉपिक जो है वो यूके का जो एक नया वेरिएंट आया है, एक नया स्ट्रेन आया है, म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ कोविड-19। उसको ऐसा बताया जाता है कि 70% ज़्यादा ये स्प्रेड होता है। 31 दिसंबर कल हैं, और हमारे देश में और दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर लोग जो हैं वो पार्टी करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम एक दिन या फिर कुछ फेस्टिवल्स में पार्टी ना करें तो हमारे सोशल जीवन के ऊपर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। मुझे बिल गेट्स के शब्द भी याद आ रहे हैं। बिल गेट्स ने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। बात यह है कि अब वैक्सीनेशन जो है वो हमसे दूर नहीं है। अगर वैक्सीन को जब हम ढूंढ रहे थे उस टाइम पर लोगों की मृत्यु हो रही थी, लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो रहा था, तो उसमें हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वैक्सीनेशन प्रूव हो चुकी है कि वैक्सीनेशन जो है वो अब हमसे दूर नहीं है। लेट्स से 6-7 महीनों के अंदर बहुत सारी जगहों पर वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। तो ऐसे समय में सबसे बेस्ट चीज़ जो हम वो कर सकते हैं वो है सब्र बरतना, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो हम लें, और भीड़ वाली जगहों को इग्नोर करें। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस की शुरुआत हो चुकी हैं, इलेक्शंस हो चुके हैं, मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा एक चिंता का डेफिनेटली विषय है। बाकी की सारी जगहें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, लेकिन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करें जैसे कि एजुकेशन सेंटर्स जो हैं वो आज भी बंद हैं। सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे हैं अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19। और
अब एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि कॉमर्शियल सेंटर्स और वर्क प्लेसेस में कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो कोविड-19 इज़ नॉट ओवर। बॉटम लाइन यही है कि अभी भी कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं वो करें, राइट। इमोशंस में आकर या फिर वैक्सीन मिल गई है तो इसकी खुशी में आकर ऐसा मत समझिएगा कि कुछ हो जाएगा तो फिर आप यंग हैं तो शायद आपके ऊपर इतनी ज़्यादा इम्पेक्ट ना करें, लेकिन अगर घर में कोई एल्डरली या फिर सीनियर सिटीज़न है या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी वाला कोई हमारा फैमिली या फिर फ्रेंड मेंबर है जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लंग के साथ जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां हैं, तो उनके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दूसरा जो एक हॉट टॉपिक है ये है यूके वेरिएंट, राइट। एक चीज़ और ये भी है कि देखिए यूके का जो वेरिएंट है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये यूके में ओरिजिनेट नहीं है, यूके में ये डिटेक्ट हुआ है। तो दूसरे देशों में से भी या फिर कोई एक देश में ये पैदा होकर यूके में गया और यूके में आइडेंटिफाई हुआ। और हमारा देश इंडिया जो है तो उनका एक बबल था, फ्लाइट बबल यानी कि आप कुछ देशों की फ़्लाइट्स को ही अलाउ करते हैं, तो भारत और यूके के बीच में ये फ़्लाइट बबल था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वेरिएंट है इसका जन्म शायद हमारे देश में भी हुआ हो। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर ही हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा हो सकता है। तो वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भी इश्यू की हैं सर्वेलेंस, कंटेनमेंट और कोशन को लेकर, और एपेक्स कोर्ट ने भी सरकार को ये बताया है कि आप ज़्यादा पुलिस पर्सोनल को डिप्लॉय कीजिए ताकि जो फूड कोर्ट्स हैं, इटरीज़ हैं, वेजिटेबल मार्केट्स हैं, बस और ट्रेन स्टेशन में ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। तो चलो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अब मॉनिटर करेगी, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है गवर्नमेंट के लिए कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ बैकबोन है सभी राज्यों में, सभी सिटीज़ में, सभी रूरल एरियाज़ में, उसको और ज़्यादा हम रोबस्ट बनाएं और जो खामियां हैं उन खामियों को हम पूरा करें एज फार एज हेल्थ सेक्टर इज़ कंसर्न्ड। तो ये था आज का फर्स्ट टॉपिक डियर फ्रेंड्स। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं बी लीगर्ड खान के बारे में। दिस वन इज़ अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है, ये फिलहाल पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। लास्ट संडे सिंध में एक जगह है लरकाना, तो लरकाना में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली, जॉइंट पॉलिटिकल रैली हुई, और ये 13th लास्ट संडे जो है ये 13th डेथ एनिवर्सरी थी। वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं ये एक महिला प्राइम मिनिस्टर थे, और एक बॉम्ब ब्लास्ट में वो उनकी एक रैली चल रही थी और ऑल ऑफ द सडन एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और इस बॉम्ब ब्लास्ट में बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी मृत्यु हुई, और बहुत सारे लोग जो हैं उस बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए। तो ये उनकी 13th डेथ एनिवर्सरी थी, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक मूवमेंट बनाई है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, PDM। 11 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर ये PDM क्रिएट किया है, और ये PDM जो है ये इमरान खान की सरकार के सामने अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो PDM है, PDM के कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जैसे कि मरियम नवाज शरीफ, और दूसरे जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। तो उन्होंने 31 दिसंबर 2021 का एक अल्टीमेटम दिया है, कि डेडलाइन दी है पाकिस्तान की सरकार को, और इस डेडलाइन में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ दें और फ्रेश इलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें करें, जो ऑर्डर्स देने हैं ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अगर आपने ये नहीं किया 31 जनवरी 2021 से पहले, तो फिर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होंगे और एक इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा। अब
इमरान खान ने अलग अलग प्रोटेस्टिंग लीडर्स को बातचीत के लिए इनवाइट किया है, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने ये बताया है कि मिस नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान, इन दोनों को इनवाइट नहीं किया है। इमरान खान का कहना ये है कि ये दोनों एमपीज़ नहीं हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं, तो उनको इसलिए इनवाइट नहीं किया गया है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी है उन्होंने, क्योंकि ये दोनों लीडर्स जो हैं, मिस नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान, ये फ़िलहाल एक बहुत ही फेमस लीडर है। ख़ास करके मिस नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान का जो ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल ये जो पीडीएम है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेहरा बन चुके हैं वो, और उनको ना इनवाइट करने का मतलब यही है कि वो जो बात कर रहे हैं उससे सरकार सहमत नहीं है, और इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि उनको अगर आप बुलाएंगे तो फिर आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और अगर उनको नहीं बुलाते हैं तो फिर लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि देखिए सरकार जो है वो सिर्फ एक प्रकार का बस बैंडेड लगाना चाहती है इस प्रॉब्लम को, इसकी एक थरो सर्जरी करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो इमरान खान के लिए आई थिंक एक कैच 22 सिचुएशन, उनका बुलाएंगे तो भी इश्यू है, और यहाँ पर नहीं बुलाया है तो लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो मिस नवाज़ के साथ डेफिनेटली जॉइंट होंगे। नाउ द थिंग इज़ कि ओपोजिशन लीडर्स जो हैं वो ख़ास करके मिस्टर खान का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर खान जो हैं उनका अप्रोच काफ़ी कन्फ्रंटेशनल रहा है, काफ़ी एक वो इश्यूज क्रिएट करना, और ख़ास करके ओपोजिशन लीडर्स को टारगेट करना। करप्शन के बहुत सारे केसेस जो हैं वो ओपोजिशन लीडर्स के ऊपर और उनकी ओपोजिशन पार्टीज़ के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन खुद की जो पार्टी है तारीख इंसाफ, उसमें बहुत सारे लोगों ने करप्शन किया है, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। दूसरी चीज़ जो ये पीटीआई है, इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तारीख इंसाफ, तो इसको पावरफुल मिलिट्री जर्नल्स का भी सपोर्ट है, जिसको जनरली कहा जाता है डीप स्टेट। डीप स्टेट में आर्मी और आईएसआई, ये सारी चीज़ों को जनरली डीप स्टेट कहा जाता है न्यूज़पेपर्स में। तो ये डीप स्टेट का पीटीआई को सपोर्ट है। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो पाकिस्तान में हुई है वो ये है कि ये जो पीडीएम है, राइट, तो ये पीडीएम ने सिर्फ पाकिस्तान की सरकार का नहीं लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का भी विरोध किया है। तो ये एक नई क्रांति है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे, आज़ादी के बाद जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इतने बड़े लेवल पर आर्मी का विरोध नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आर्मी का विरोध भी हो रहा है। तो आई थिंक एक बदलाव जो है वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अबाउट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का बेसिक आप जानते होंगे। अगर कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट आपका बैकग्राउंड नहीं है तो शायद आपको पता ना हो कि ये सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल। एक प्रोडक्ट, लेट्स से आप एक कार बना रहे हैं, तो क्या पूरी कार जो है उसमें टायर, फिर उसके बेरिंग्स, उसका इंजन के पार्ट्स, नट बोल्ट्स एंड स्टीयरिंग व्हील, लेदर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, लाइट बल्ब्स, फिर जो ग्लास हैं, कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं उनको असेंबल करके एक कार बनती है, राइट। नाउ क्या सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप ही के देश में पैदा होते होंगे? नो। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इंजन जो है वो जर्मनी से यहाँ पर, या फिर जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता होगा। रबर श्रीलंका या फिर मलेशिया से इंपोर्ट करना पड़ सकता है। डिजिटल जो उसमें गैजेट्स हैं, तो उसकी जो चिप है वो चाइना से, और लेदर और ये सारी चीज़ें मे बी पाकिस्तान से। तो दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कच्चा माल या फिर वहाँ से कंप्लीट हुआ माल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाकर फिर दूसरे देश में बेची जाती है और वहाँ पर कार असेंबल होती है। तो दिस जस्ट वन एग्जांपल। तो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है, और ऐसे तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये जो कनेक्टिविटी है उसको कहते हैं सप्लाई चेन, राइट। तो
आप लेट्स से ये आपकी कंपनी है एक्स, तो आपने किसी से सामान खरीदा, तो ये जो आपको सामान प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपका सप्लायर हो गया, राइट। आप उनके लिए कस्टमर हो गए। फिर आप अपना प्रोडक्ट जो भी उसमें प्रोसेस करके आप किसी और को बेचेंगे, तो यहाँ पर आप उनके सप्लायर हो गए और ये कंपनी जो है वो आपकी कस्टमर हो गई। तो ऐसी जो चेन होती हैं, तो इसको कहते हैं सप्लाई चेन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ना। सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ कोविड-19 की वजह से, और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। सप्लाई चेन में डिसरप्शन दो चीज़ों से हो सकता है, ए नेचुरल और दूसरा है बी मैन मेड। नेचुरल डिसरप्शंस की बात करें तो 2011 में जापान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और इसकी वजह से सुनामी आई। इसकी वजह से फुकुशिमा का जो वहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ और इसकी वजह से जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो हैं, उनकी कार्स जो हैं, उनका एक्सपोर्ट यूएसए में नियरली बंद हो गया। तो ये नेचुरल रीज़न की वजह से हुआ। मैन मेड रीजंस की बात करें तो कुछ टाइम पहले की बात है, 2019 में, आज से 1-1.5 साल पहले, अरामको नाम की जो कंपनी है सऊदी अरेबिया की, आपके लिए एक प्रश्न है, अरामको ने भारत की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो बताइए उस कंपनी का नाम। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी हैं, 2 जगहों पर वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से टेरर अटैक हुआ और इसकी वजह से जो हर रोज़ ऑयल पैदा किया जाता है वहाँ पर अरामको के द्वारा, तो उसमें 5.7 बिलियन बैरल्स पर डे जितना ड्रॉप हुआ प्रोडक्शन में, और इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई। और ऑयल की प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो भारत जैसे देशों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि 80% जितना हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, 80-85% जितना। तो इंसिडेंट किसी और जगह पर हुआ, लेकिन इसकी इम्पैक्ट हमारे देश में भी हमें देखने को मिली। तो ये प्योरली एक मैन मेड डिजास्टर था। चाइना ने एक लंबे टाइम से सप्लाई चेन पॉलिटिक्स, इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, राइट, वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया है। 2010 में शेंकाकू आइलैंड्स को लेकर जो चाइना और जापान के बीच में इश्यू हुआ, तो पता है चाइना ने क्या किया? चाइना ने जो रेयर अर्थ है, कुछ खास रॉ मटेरियल जो चाइना से जापान एक्सपोर्ट किया जाता था, इस एक्सपोर्ट्स के ऊपर चाइना ने एक बैन लगा दिया और इसकी वजह से जापान को बहुत बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ा। जब से दोनों देशों के बीच में लगभग 1970s से चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, तब से जापान के लोगों ने, जापान की इंडस्ट्री ने, जापान के इन्वेस्टर्स ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो चाइना में इन्वेस्ट किए। बहुत सारी उनकी फैक्ट्रीज जो हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं, उनकी ही कंपनी, लेकिन वो चाइना से फिर इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन चाइना ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बैन लगा दिया बिकॉज ऑफ दिस शेंकाकू आइलैंड इश्यू। तो जापान के लिए एक बहुत ही बड़ा हार्ड लेसन था ये, कि ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। भारत का एक लेसन जो है वो एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई जिसको कहते हैं। अब एपीआई जो है, जो एक दवाई होती है, उसमें जो से उसका शब्द है कि जो थ्योरोपैटिक यानी कि एक दवाई के अंदर जो असर कारक जो तत्व होता है वो एपीआई होता है। कोविड-19 की शुरुआत हुई उससे पहले 70% जितना एपीआई हमारे देश में, जो टोटल एपीआई उसमें से 70% हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। बाकी का जो एपीआई है, जिसका टोटल आप 90-95% तक रफली ले सकते हैं, तो सेकंड नंबर पर था इटली और थर्ड नंबर पर है यूएसए। तो इन तीनों का टोटल अगर आप मिलाएं तो 95% एपीआई जो हम इंपोर्ट करते थे वो इन 3 देशों से। अब देखिए, कोविड-19 की शुरुआत हुई चाइना में, इटली में स्टार्टिंग के केसेस तो आपको याद ही होंगे, और यूएसए आज भी नंबर 1 पोजीशन पर है। तो ये तीनों देशों में ये कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई और हमारी यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो डिसरप्ट हो गई। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, खास करके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को लेकर, किसी
एक या फिर मल्टीपल देशों के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। शायद ऐसी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव सितंबर 2020 में लॉन्च किया है, और इसमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पेट्रोलियम, स्टील, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर्स, तो इन सारी अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर एक रोबस्ट सप्लाई चेन बनाएंगे जिससे डिसरप्शन ना होगी। स्मूथ बायर और सप्लाई जो हैं वो बायर्स और सप्लायर्स जो हैं वो एक दूसरे को चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। फ्रांस भी इस SCRI को ज्वाइन करना चाहता है। यूके ने भी ये बताया कि वो SCRI को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना ने हमेशा और कई बार इसका सप्लाई चेन जो है इसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। हेनरी किसिंजर नाम के जो एनालिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर सोवियत यूनियन यूएसए की कुछ टेक्नोलॉजीज़ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ को हासिल करना चाहता था, और उस टाइम पर किसिंजर ने यह बताया कि हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने जब ये कहा कि वुहान में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कोरोना वायरस कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई एक्सेट्रा, तो चाइना ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के सामने लड़ रहा है। जापान ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 1970s के बाद बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, फिर भी जापान जो है वो चाइना +1 एक स्ट्रेटेजी लेकर आया, और इसमें जो भी चाइनीज़ बिजनेसेस दुनिया के दूसरे देशों में, साउथ ईस्ट एशियन देशों में, इंडिया में, बांग्लादेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसके लिए रिलोकेशन पैकेज जापान ने लॉन्च किया। ये 2.2 बिलियन का पैकेज है। तो इसमें से 89 कंपनीज जो हैं उन्होंने शिफ्ट किया चाइना के बाहर। इसमें से 57 कंपनीज जापान वापस चली गई, 30 कंपनीज साउथ ईस्ट एशिया में चली गई, और 2 कंपनीज जो हैं वो भारत में आई हैं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी कंपनीज वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया में चली गई। तो अब ये जो भारत के आंकड़ों के ऊपर अगर हम नज़र डालें और फ़िलहाल जो हमारी सिचुएशन है उसको देखें, तो हम 27% जितने ऑटोमोटिव पार्ट्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो 80% डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट के ऊपर, और इसमें चाइना है, फिर USA हैं, जर्मनी, सिंगापुर, जापान, इन सारे देशों से हम चीज़ें मंगवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो 2018-19 में हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री $120 बिलियन की थी, जो 2025 तक $400 बिलियन की हो जाएगी, और इसमें से भी ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी जो है इट इज़ एक बहुत ही रियलिटी के साथ जो रियलिटी की चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें और समझें तब पता चलता है कि आत्मनिर्भर पॉलिसी जो है वो काफ़ी एक अच्छी पॉलिसी है। और ये ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और हमारे अंदर ये पोटेंशियल है। हम दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, तो हम ये क्यों ना करें। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। बहुत सारे मुसीबत वक्त के टाइम पर दुनिया के अलग अलग देशों ने ये देखा है कि भारत ने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे भारत दूर नहीं भागा है। जब ये कोविड-19 हुआ तब USA और न जाने कितने अफ्रीकन देशों को फ्री में भारत ने मेडिसिन जो भी हमारे पास थी वो सारी मेडिसिन हमने प्रोवाइड की हैं। चाइना की तरह नहीं कि चाइना ने PPE किट्स जो वो USA के लिए बना रहा था, तो चाइना ने क्लियरली USA को ये बता दिया कि हम फिलहाल आपको PPE किट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, पहले हमारे देश की रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, उसके बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप यू गॉट द मैसेज राइट। चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि सप्लाई चेन, एक रेजिलियंट सप्लाई चेन को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके लाइक माइंडेड देशों के लिए। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज। 2021 will be the year of a new global climate policy, and India has the soft power to bring together the high and low emitters. पेरिस एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन कर ली है, तो उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बेसिकली 2050 का एक गोल रखा है दुनिया के देशों ने, और कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड हम बनाना चाहते हैं। अब अर्बनाइज्ड वर्ल्ड जो हैं, इसमें से 2/3 जितना एमिशन अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में से आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी,
बिल्डिंग, डाइट, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारा एमिशन होता है। ख़ास करके डेवलपिंग देशों की बात करें तो डेवलपिंग देशों को अगर कार्बन न्यूट्रल होना है, या फिर जो अपना एक ग्राफ जो फिलहाल डेवलपिंग देशों में ऐसे जा रहा है, तो उसको अगर आपको ड्रॉप करना है तो पहले आपको उसको डेवलपमेंट के लेवल तक, डेवलप्ड लेवल तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें ड्रॉप होगी। यूएसए और दूसरे देशों में अगर आप देखें तो यही हुआ कि 50s के बाद यूएसए और इन सारे देशों में जो नए नए शहर बने तो कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन एक बार वो चीज़ें कंप्लीट हो गई फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप होने लगी। ये जो ग्लोबल एक जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें हमें इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर टोटल एमिशन को देखा जाता है, साइज़ को देखा जाता है, देश की पॉपुलेशन को देखा जाता है। तो इस हिसाब से भारत जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट एमिटर है। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के सबसे जो पैसे वाले लोग हैं, रिचेस्ट 1% जो हैं, वो बॉटम 50% पॉपुलेशन जो एमिट करती है उससे दुगना सिर्फ 1% रिच पॉपुलेशन कार्बन एमिट करती है। तो अगर आपको ये कार्बन एमिशन को रोकना है तो ये 1% पॉपुलेशन को ज़्यादा टारगेट करना होगा। दूसरी चीज़ कि फोकस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर होता है, लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं वो हैं ड्राइवर्स, ट्रेंड्स और पैटर्न्स के ऊपर। ड्राइवर्स, इट्स नॉट लाइक लिटरल कार ड्राइवर, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कौन कौन सी चीज़ें एमिशन को ड्राइव कर रही हैं। तो आज तक क्या हुआ है कि कॉलोनियल टाइम पर बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए, बहुत सारे जंगल बर्बाद किए गए। आपने जावा आइलैंड का नाम सुना होगा, इंडोनेशिया का है जावा। तो नेदरलैंड्स का इसके ऊपर एक राज चलता था, और लगभग जावा के बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए डेवलपमेंट के चक्कर में। 1950 की बात करें तो 1950 में आप देखिए यहाँ पर द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएसए टू टोटल एमिशन पीक्ड 40%। टोटल जो एमिशन होता था दुनिया का, तो उसमें से 40% जो है वो यूएसए से आता था, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे ड्रॉप होकर 26% हो गया। आज भी यूएसए नंबर 1 है, 26% जितना अप्रोक्सीमेट जो एमिशन है वो यूएसए के द्वारा किया जाता है। और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, यहाँ पर दुनिया की 25% से कम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन 50% जितना एमिशन जो है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एशिया में 2010 के बाद धीरे धीरे तरक्की हमें देखने को मिली, तो यहाँ पर दुनिया की 50% जितनी पॉपुलेशन रहती है, और हमारा जो शेयर है इसमें वो भी 50% है एमिशन में। तो यहाँ पर इक्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर कम लोग ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझकर हमें चेंज करना होगा। फूड वेस्ट के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया था कि डेवलप्ड देशों में टेबल के ऊपर ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। हमारा देश जो है वो इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारा फूड जो है वो टेबल के ऊपर, वो खाना जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा खाना टेबल के ऊपर होता है, और कुछ थोड़ा खाना खाया और बाकी का सारा डस्टबिन में गया। लेकिन ये सारी चीज़ों को पैदा करने के लिए कितने रिसोर्सेस आप यूज़ करते हैं? एवरेज अगर आप निकालें तो एक भारत का व्यक्ति एक साल में लगभग 4 किलो जितना मीट कंज्यूम करता है। यूरोप में 65 किलो और अमेरिका में 100 किलो मीट जो है वो कंज्यूम किया जाता है। और मीट से भी बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट होता है। और हमारे ऊपर ये सारे देश ये प्रेशर कर रहे हैं कि हम कोल का इस्तेमाल कम करें, राइट। सबसे ज़्यादा कोल का इस्तेमाल आपने किया, आपकी वजह से सबसे ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैस और ये क्लाइमेट चेंज के मेन रीज़न आप हैं, आप यानी कि डेवलप्ड देश। तो डेवलप्ड देशों को अपनी टेक्नोलॉजी और पैसे डेवलपिंग देशों को देने चाहिए, ताकि आज से ही डेवलपिंग देश जो हैं वो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए एफिशिएंटली चीज़ों को करें। रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर एक्सपांशन ज़्यादा हो, और साथ साथ सिर्फ पैसे देकर चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएगी। डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी अपनी पैटर्न्स, अपनी जो इंडिविजुअल से लेकर हर एक लेवल पर उनकी जो एक पैटर्न है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की जो उनकी आदत है, इन सारी आदतों को भी उनको चेंज करना होगा। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत जो है वो 2021 से एक नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा, तो ये एक राइट टाइम होगा कि हम इस एजेंडा को स्प्रेड करें। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक, द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन। ये वेस्टर्न घाट आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से वेस्टर्न घाट की शुरुआत होती है और यहाँ तक वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। तो आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कितने राज्यों में वेस्टर्न घाट
कि ये जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट जो है वो कितने राज्यों में स्प्रेड है। राज्यों के नाम बताने हैं, नंबर्स नहीं, राइट। तो सारे के सारे राज्यों के नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाम 2012 में यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत सारी नई नई आपको जो स्पीसीज़ हैं रेप्टाइल की या फिर फ्रॉग हैं, कोई ऐसा कोई सांप हैं, तो ये सारी अलग अलग स्पीसीज़ आपको यहाँ पर, बटरफ्लाई की स्पीसीज़, पेड़ पौधों की स्पीसीज़ यहाँ पर नई नई हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। उस यहाँ पर लगभग कुछ 39 ऐसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट हैं और उसमें से 10 जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो कर्नाटका में हैं। अब जब से इसको अनाउंस किया गया है तो जो यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी ट्राइबल इंडिजीनियस लोग हैं उनके मन में एक डर पैदा हुआ। उनको लगा कि हमारे राइट्स जो हैं वो चले ना जाएं, क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर रहने आए हैं। सालों से 3rd 4th जनरेशन से लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते आए हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस और इन सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया। जो ब्रिटिश टाइम पर हमें देखने को मिलता था वही चीज़ इस टाइम पर भी आज़ाद भारत में भी हमें देखने को मिलती हैं। वैसे अगर आप देखें तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं हमारे देश का 2006 में, 2006 का ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, और यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन 2007। तो ये राइट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें यही है कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल इन द सेंस जो ट्राइबल लोग हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, तो उनको अधिकार दिया जाए कि फॉरेस्ट में से जो भी नेचुरली चीज़ें उग रही हैं तो उनको वो वहाँ से ले सकते हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं, राइट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग है। वेस्टर्न घाट में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, ये उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। डियर फ्रेंड्स, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा, रटना पड़े तो रट लीजिए। लेकिन ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में नीचे दिया गया जो लिस्ट है उसमें से कौन सी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं। तो ये नाम सारे आपको पता होने चाहिए। तो अब हुआ ये कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल हैं, उनका आंकड़ा यह कहता है कि जितने भी क्लेम्स आए थे कर्नाटका राज्य के सामने, राज्य सरकार के सामने, तो उसमें से सिर्फ 5.7% जितने क्लेम्स को ही कर्नाटका सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है। 70% जितने क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है। और बहुत सारी ज़मीन जो है 43 लाख हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है, इसमें एंक्रोचमेंट हुआ है। तो ये यहाँ के लोगों ने नहीं किया। डैम्स, माइनिंग, रेलवे लाइंस, रोड्स, पावर प्लांट्स, किसी ने फार्म बना लिया, किसी ने वहाँ पर घर बना लिया। तो ये सारा एंक्रोचमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? इंडिजीनियस लोगों को। अब एक चीज़ हमें समझनी है, सरकार को समझनी है, वो ये है कि इंडिजीनियस लोग जो हैं उनकी लाइफस्टाइल नेचर के साथ परफेक्टली फिट होती हैं। अब ट्राइबल लोगों का जीवन देखेंगे तो उसमें ज़ीरो वेस्ट, जो हम आजकल सीख रहे हैं नया कॉन्सेप्ट ज़ीरो वेस्ट, वो उनके जीवन में उनकी परंपरा है। सदियों से ये चीज़ वो फॉलो करते आए हैं कि किसी भी रिसोर्सेज को वो वेस्ट नहीं करते। शिकार करने के लिए अगर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे वहाँ पर रहने वाले जो भी मीट वो कंज्यूम करते तो सारे के सारे उन स्पीसीज़ को मार डालें। जितना उनको चाहिए उतना ही वो नेचर से लेते हैं। नेचर की साइकिल को वो डिस्टर्ब नहीं करते। इनफैक्ट अगर नेचर का प्रोटेक्शन हमें सीखना है तो हम ट्राइबल लोगों से सीख सकते हैं। लेकिन दुखद बात है कि यहाँ पर उनको ही जंगलों से और ये सारे पार्क्स और बायोडाइवर्सिटी रीजन से दूर रखा जा रहा है। और अगर हमने यही चीज़ कंटिन्यू की तो फिर हम हमारे जंगलों को बचा नहीं पाएंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है। तो ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है, देख लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। और यहाँ पर देखिए चाइना कैसे नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहा है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी को लेकर एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स भी अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आई विल सी यू टुमारो। जो प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन
and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you very much for watching this video. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.